हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद कमावत और अपन देख रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर अपन स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक ही देख रहे थे। टॉपिक का नाम क्या है? स्थिति एवं विस्तार। और स्थिति और विस्तार वाला ये टॉपिक पूरा हो गया लगभग। इसमें हम कुछ पड़ोसियों के साथ विवाद बढ़ रहे थे, उनकी सीमा के नामकरण पढ़ रहे थे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं अपन अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है वो 106 किलोमीटर कहलाती है। ये अपने भारत के पीओ के क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए इसको पाक अफगानिस्तान सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक अफगानिस्तान सीमा भी बोला जाता है। इसको नामकरण क्या किया गया है? इसका नामकरण किया गया है डूरंड रेखा। इसको बोला जाता है डूरंड रेखा बोलते हैं। इसका निर्धारण कब किया गया है? किसने किया था? इसका निर्धारण किया गया था 1893 के अंदर। सर जो बॉर्डर कमीशन है या बॉर्डर आयोग जो है, उनके अध्यक्ष थे। उनके अध्यक्ष का नाम मिलता है सर मोर्टिमूर डूरंड। सर मोर्टिमूर डूरंड के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। तो उनकी याद के अंदर उनको सम्मानित रखने के लिए, उनको ध्यान में रखने के लिए हमने इसका नाम रखा है डूरंड रेखा। अगर हम थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ते हैं तो हालांकि अफगानिस्तान के साथ में अपने कोई विवाद नहीं है। अफगानिस्तान के एक नेता का नाम मिलता है खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार ये अहिंसावादी थे और गांधी जी के परम भक्त माने जाते हैं। और ये अपने भारत की सीमा पर रहने वाले, भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर है। तो इनको बोलते थे सीमांत गांधी। क्या बोलते थे? सीमांत गांधी। ठीक है। और बाकी अफगानिस्तान की सीमा जो है वो पीओ के क्षेत्र में लगती है। तो भारत के साथ में इसलिए इनके कोई विवाद नहीं है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और चीन की सीमा के बारे में। आप जानते हैं भारत और चीन की सीमा कितनी लगती है? ये लगती है 3488 किलोमीटर। अगर आप इनका नामकरण पूछें तो भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन की सीमा को कहा जाता है मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा नाम मिलता है। इसका निर्धारण कब किया और किसने किया? ये किया था 1914 में। और उस समय बॉर्डर आयोग के अध्यक्ष थे सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा क्या की गई थी? इस सीमा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इनकी याद में इसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। ये भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? ये चीन जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा टच करता है? तो अगर आपके देखा जाए तो एक तो आता है इसमें इनका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्या नाम आएगा? लद्दाख नाम आता है। और फिर आता है आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। फिर इसमें नाम आता है उत्तराखंड का। फिर इसमें नाम आता है सिक्किम का। फिर इसमें नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य हैं। तो ऐसे करके टोटल कितने राज्य हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। ठीक है।
उतारो इनको, आगे बढ़ते हैं। देखो अपन बात करते हैं जब अपना भारत आज़ाद हुआ था। चीन आज़ाद हो गया था आपके 1914 के अंदर, 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था भारत, और भारत के प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी। कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी ने कहा कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ में जो समझौता है या जो रिलेशन है वो काफ़ी बढ़िया रखने चाहिए। इसलिए उन्होंने चीन के साथ में एक समझौता किया था जिसको बोला था पंचशील समझौता। क्या बोलते हैं? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब किया गया था? 1954 के अंदर किया गया था। ये समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। भारत की तरफ से भाग लेने वाले थे नेहरू जी, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और चीन की तरफ से थे चाउ इन लाई। ये उनके प्रधानमंत्री का नाम मिलता है। दोनों ही प्रधानमंत्री थे। और इस पंचशील समझौते के अंदर कुछ 5 शर्तें रखी गई थी। इसीलिए कहा कि हम 5 शिलाओं पर बात करेंगे, 5 शर्तों पर बात करेंगे, और 5 शर्तों का हम सारे क्या करेंगे? अमल करेंगे। क्या करेंगे? अमल करेंगे। एक तो इसमें ये रखा गया था कि हम दोनों ही, भारत और चीन, एक दूसरे की संप्रभुता का क्या करेगा? बनाए रखेगा। एक दूसरे की संप्रभुता को बनाए रखेगा। दूसरा अपन ने बात किया कि भारत और चीन एक दूसरे पर कभी भी क्या नहीं करेंगे? आक्रमण नहीं करेंगे। भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में क्या नहीं करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर और क्या किया गया था? एक दूसरे का सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। क्या रखेंगे? बनाए रखेंगे। लास्ट में ये किया गया था कि एक दूसरे के साझा हित का कार्य करेंगे। साझा हित का कार्य करेंगे। इसमें यही था कि एक दूसरे के साथ में अपना रुपए पैसे की लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे ढंग से, और भी चीज़ें खूब सारी होती है वो भी करेंगे। इस प्रकार से अपन के इनके साथ में क्या समझौते हो गए थे? कुल एक समझौता हो गया था जिसे बोला गया था पंचशील समझौता। आगे बढ़ते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन के भारत और चीन के विवाद बढ़ रहे थे। इसमें पहला विवाद आता है अक्साई चीन। क्या विवाद आता है? अक्साई चीन आता है। अक्साई चीन क्या चीज है वो देखते हैं। जैसे ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है ये तिब्बत का है। जब भारत आज़ाद हुआ था या जब चीन आज़ाद हुआ था तब ये चीन के कब्जे में नहीं था तिब्बत। तब ये तिब्बत अपने आप में स्वतंत्र था भाई। तब अपने यहाँ पर ये हो गया कि अपन ने अभी अभी पंचशील समझौता किया था। क्या किया था? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता किया तो इस पंचशील समझौते में अपन ने 5 बातें की थी। क्या बात की थी? कि हम एक दूसरे का क्या करेंगे? संप्रभुता बनाए रखेंगे।
संप्रभुता, हम एक दूसरे की संप्रभुता बनाए रखेंगे, एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में टांग नहीं अड़ाएंगे, सीधी सी बात है। अगर 4 बात की जाए तो सह अस्तित्व बनाए रखेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, सह अस्तित्व। नंबर 5 की बात करते हैं तो वो साझा हित के कार्य करेंगे, भाई साथ में मिलकर के व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। तो अब चीन वालों ने धीरे धीरे इस तिब्बत वाले क्षेत्र पर क्या करना लगे थे, कब्जे करने लगे थे, पूरा कब्जा करने लगे थे। यहाँ तिब्बत के एक धर्मगुरु थे जिनका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा ने इस चीज का किया था विरोध कि चीन तिब्बत पर कब्जा नहीं कर सकता। अब तिब्बत पर कब्जा नहीं कर सकता तो दलाई लामा ने यहाँ पर आंदोलन छोड़ दिए थे, आंदोलन छेड़ दिए थे, एकदम आंदोलन कर रहे थे। तो चीन ने देखा कि ये आंदोलन कौन कर रहा है, तो चीन ने पाया कि ये आंदोलन कर रहा है धर्मगुरु, और धर्मगुरु का नाम क्या है, दलाई लामा नाम है। तो कहा कि इस दलाई लामा को क्या पड़ी, तो कहा कि धर्मगुरु और ये तिब्बती को तिब्बती रखना चाहता है, चीनी नहीं बनाना चाहता। तो इसने कहा कि ये तो क्या है, फिर तो देशद्रोही है। चीन ने इसको क्या घोषित कर दिया, और देशद्रोही। चीन में देशद्रोही घोषित करने का मतलब है अब उसको मरना पड़ेगा, है ना, उसकी सजाए मौत होती है। तो अब दलाई लामा इधर उधर भटक रहे थे, तो इधर नेहरू जी ने कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ शरण ले दो। तो दलाई लामा यहाँ आ गए थे। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम था धर्मशाला। अब आप जो सोच रहे हो वो धर्मशाला नहीं है, पहली बात तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है। दलाई लामा जी यहाँ आ गए, धीरे धीरे इस चीन ने यहाँ पर तिब्बत पर क्या कर लिया था, पूरे पर कब्जा कर लिया था। और जब नेहरू जी से पूछा गया था कि भाई ये क्या किया, तो नेहरू जी ने कहा कि तिब्बत जो है वो चीन का ही है, हमारा कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। ऐसे करके ऑफिशियली रूप से चीन किसका हो गया था, तिब्बत का। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि दलाई लामा जो है वो धर्मशाला में बैठा है हिमाचल प्रदेश में। तो उनको पंचशील समझौता याद आया कि भारत ने हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है, मतलब आपने हमारा ये रूल तोड़ा है, हम आपके साथ में ये रूल तोड़ेंगे। और भारत पर इन्होंने क्या कर दिए थे, आक्रमण किए। तो भारत पर आक्रमण करने के दौरान ये चीन अब भारत पर भी कब्जा करने लग गया था। तो इधर से खूब सारा क्षेत्र कब्जे में कर लिया इसने, तो और इधर से भी खूब सारा क्षेत्र इसने कब्जे में कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश को भी काफी अधिक मात्रा में छीन लिया था इन्होंने। जब बात आई कि भाई इस प्रकार का कब्जा क्यों किया गया है, तो नेहरू जी से जब कहा गया कि नेहरू जी ने चीन वालों से बात की, भाई अपन ने पंचशील समझौता कर रखा है, ऐसे क्या कर रहे हो, आक्रमण नहीं करेंगे, आपने फिर भी आक्रमण किया। तो उन्होंने कहा कि आपने ये छेड़ा इसलिए हमने ये छेड़ा, आप ये नहीं छेड़ते तो हम ये भी नहीं छेड़ते। तो फिर कहा कि चलो वो बात तो ठीक है, अब हमारे ये जो कब्जे वाले क्षेत्र है वो तो छोड़ दो, कम से कम हमारी भूमि पर कब्जा करके क्यों बैठा है। तो चीन वालों ने कहा कौन सी भूमि, ये तो हमारी भूमि है। तो नेहरू जी ने कहा अरे यार ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाली पूरी क्षेत्र हमारे। उन्होंने कहा नहीं, गलत बात। नेहरू जी एक बात बताओ कि ये तिब्बत किसके कब्जे में, तिब्बत पर किसका अधिकार है, ये चीन का है कि नहीं तिब्बत। तो नेहरू जी ने कहा हाँ, मैंने भी कहा था कि ऑफिशियली रूप के आपका ही है, तो मैंने तो इसमें आपका साथ दिया था ना। तो नेहरू जी को कहा रुको, 1 मिनट रुको, एक बात बताओ, यहाँ पर तिब्बती भाषा बोली जाती है, बोला हाँ। यहाँ तिब्बती कल्चर है, हाँ। यहाँ एक कैलाश मानसरोवर पड़ता है, तो यहाँ कैलाशी भाषा, कैलाशी पर्वत और कैलाशी सारे तिब्बती लैंग्वेज वाली है, तिब्बती कल्चर है, हाँ। तब बताओ इस वाले क्षेत्र में फिर आपके क्या है, क्या तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती, बोला हाँ बोली जाती है। तिब्बती कल्चर नहीं है, बोला तिब्बती कल्चर है। ऐसे करते 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 ये वाला जो है वो एक प्रकार से फिर तो ये तिब्बती हुआ ना, भाई तिब्बती भाषा बोल रहे हैं, तिब्बत का कल्चर है, सब कुछ तिब्बत का चल रहा है, तो ये तिब्बती हुआ एक प्रकार से। आप इसको ऐसे कैसे कह सकते हो। नेहरू जी ने कहा कि बातों में अच्छे बजे। नेहरू जी को दिमाग में आया अरे तो वो अरुणाचल प्रदेश क्यों ले लिया, वो तो कम से कम छोड़ देते। तो फिर चीन वालों ने कहा अच्छा ये तो अपन ने गलती से ले लिया, ये छोड़ देंगे। तो फिर नेहरू जी ने अक्साई चीन को तो जाने दिया और फिर कहा कि आप अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दो। तो अरुणाचल प्रदेश को वापस छोड़ दिया था इन्होंने। ऐसे करके हमारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को तो छोड़ दिया और अक्साई चीन को नहीं छोड़ा था।
अपन को क्या लिखना है, अक्षय चिन्ह। यहां पर चीन का क्या है भाई, चीन का अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर चीनी बड़े होशियार लोग थे, उन्होंने इसको लाइन को धीरे धीरे अब भारत के अंदर घुसना शुरू कर दिए थे। पहले ये इतना था, और बढ़े, धीरे धीरे इसको और बढ़ाया, और बढ़ते गए, अब ये धीरे धीरे ऐसे क्रॉस करने लगे थे। यहाँ एक झील पड़ती है पोंगसो झील, लद्दाख की एक प्रमुख झील है पोंगसो झील, इसको भी क्रॉस करने लगे थे। तो फिर भारत वालों ने कहा यार ऐसे क्या कर रहे हो रे, आपको कहाँ ठहराएदार, आप कहाँ रुके हो, आपकी वास्तव में सीमा कहाँ पर है। इसको बोला गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल कि भाई आपकी सीमा कहीं थी, आप आ कहीं गई, तो इसको बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा, इसको वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा बोला जाता है। तो फिर कि इसका जो है वो पूर्व की क्या है भाई, ये जो है पोंगछो झील तक इनका निर्धारण किया गया था। एक ये अपने लड़ाई चल रही है कि हमारी जगह ये थी, चीन वाले कह रहे हैं हमारी जगह ये थी, ऐसा करके ये भी एक समस्या चल ही रही है। एक अपन के साथ में विवाद था डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद क्या था, डोकलाम एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा स्थान था, डोकलाम जो है एक ऐसा स्थान था जहां पर 3 देशों की सीमाएं लगती थी। किसकी किसकी, 3 देश कौन से थे, तो जब 3 देशों की बात की जाती है तो इधर ये वाले थे भाई, इधर पड़ गया था भारत, सॉरी इधर पड़ गया था भारत, इधर पड़ गया था भूटान, और इधर पड़ गया था चीन। इन दोनों की सीमा पर स्थित था कौन, डोकलाम। तो यूएनओ का जो चार्टर है वो ये कहता है कि डोकलाम जैसी स्थान पर या जगह पर किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, किसी एक देश का कब्जा नहीं होगा तो एक देश इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं करवा सकता, ना इसका यूज कर सकता है। लेकिन चीन ने इसका विरोध किया और चीन ने इस चीज को काम में ले लिया था, है ना। चीन ने इसको क्या किया था, काम में ले लिया था। और चीन ने कहा कि कुछ इस प्रकार से है, और डोकलाम नाम की जगह पड़ती है यहाँ पर, यहाँ अपने सिक्किम लगता है तो ये भारत ही हुआ एक प्रकार से, ये भूटान हो गया, और ऊपर से अब ये तिब्बत क्या बन चुका है, चीन बन चुका है। तो म्यांमार से होकर के एक रोड निकाली गई थी, ये जो रोड है वो डोकलाम से निकाल दी। क्या पता कि ये भारत के साथ में क्या करे, व्यापार करे, आगे जाने में इनको भी सहूलियत हो। तो डोकलाम जो है वो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, ट्राई जंक्शन पॉइंट है, जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। फिर भी यहाँ से जो है एक रोड निकाली गई थी जिसको बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड, या इसी का एक नया नाम था चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये नाम रखा गया था। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड का जो फुल फॉर्म होती है कि ये वन बेल्ट है, वन रोड है भाई, एक कटिबंध के लिए अपन ने एक रोड बना दी है, और इसकी फुल फॉर्म थी आपके चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दी। ठीक है, तो ये इनकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन भारत ने इसका विवाद किया तो चीन को फिर इससे भी हटना पड़ा था। एक अपने ये विवाद, ठीक है। एक विवाद है स्टेपल वीजा। ये क्या विवाद होता है, ये विवाद ऐसा था
स्टेपल वीजा। चाइना एक विशेष प्रकार का वीजा जारी करता है। ये एक विशेष प्रकार का वीजा है कि इसमें क्या खास बात है। अगर आपको चाइना में घूमने जाना है, अगर आप चीन में घूमने जाओगे तो चीन आपको देता है कैटेगरी वाइज वीज़ा, या आपको देता है ये टाइप वाइज वीज़ा मिलता है इसका, ठीक है। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो वो टाइप वाइज वीज़ा मिलेगा। मतलब अगर आप सीखने जा रहे हो, अगर आप शिक्षा में जा रहे हो तो आपको मिलेगा वहाँ पर एकेडमिक वीज़ा, ठीक है, एकेडमिक मिलेगा। अगर आप घूमने जा रहे हो तो आपको वहाँ पर मिलेगा ट्रेवलिंग वीज़ा। अगर आप व्यापार करने जा रहे हो तो आपको मिलेगा वहाँ पर ट्रेडिंग वीज़ा, ठीक है, ऐसा वीज़ा मिलेगा। लेकिन चीन ने दो जनों को छूट दे रखी है। एक तो दे रखी है जम्मू कश्मीर वालों को, एक दे रखी है अरुणाचल प्रदेश वालों को। इनको एक विशेष प्रकार का वीज़ा है कि ये चीन में आकर के कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं। इन सब के अलग अलग वीज़ा थे, लेकिन इनको खुली छूट है कि चाइना में आओ और आप जो मर्जी जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार की वीज़ा इनको मिली हुई थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था, ठीक है। आगे बढ़े। अगला विवाद पढ़ते हैं। ये चीन के साथ में अपना एक अलग विवाद था जिसको बोला जाता है स्ट्रिंग ऑफ पायरल्स या मोतियों की माला बोला जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये अपना भारत है, ये कुछ इस प्रकार से, और ये जब आगे बढ़ता है तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आती है, ये इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है। यहाँ अपने भारत है और यहाँ पड़ता है चीन। चीन को जो है वो व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग को यूज करना पड़ता है, या इधर से सुएज लेकर के होके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ अपने पड़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो भी ठीक है। यहाँ एक जल संधि है जिसका नाम मिलता है मलक्का। मलक्का जो जल संधि है ये भारत के कब्जे में, और चीन इससे जो है वो अपना सारा व्यापार करता है इधर जाने के लिए। तो चीन ने एक बार जब यहाँ से बांग्लादेश अपन आज़ाद करवा रहे थे तब चीन ने कहा हम पाकिस्तान वालों के साथ में, आप ऐसे किसी भी राज्य को अलग देश नहीं बना सकते, है ना। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कहा कि चीन अगर टांग अड़ाएगा तो वो मलक्का जल संधि से हाथ धो बैठेगा। उसके बाद से चाइना के दिमाग में घुस गया कि ऐसे तो ये जो इंडिया है वो कभी भी अपन को धमका सकता है और जो मन में आए वो काम भी करवा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे आज़ादी लेने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि हमें इस मलक्का जल संधि की जरूरत ही ना पड़े। तो उन्होंने एक काम किया था, पाकिस्तान भाई से मिला, कहा कि अंग्रेज कि आपको हिंदुस्तान के विरुद्ध हमें एक बंदरगाह देना चाहिए, और उन्होंने ले लिया था वहाँ से ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह लिया था? ग्वादर बंदरगाह लिया था। किससे लिया था? पाकिस्तान से लिया था। उसके बाद में ये गए श्रीलंका। श्रीलंका जाने के बाद श्रीलंका को कहा कि हमें एक बंदरगाह देना चाहिए आपको, हेमन टोटा बंदरगाह ले लिया था। इसके बाद में बांग्लादेश पर आए, उन्होंने कहा हम सहायता तो करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन आप एक हमें बंदरगाह दो, चिटगोंग बंदरगाह मिल गया। इसके बाद में ये म्यांमार के साथ में आए थे, उनको मिला एक कोको बंदरगाह, एक सतगीर बंदरगाह मिलता है, या इसी का एक नाम मिलता है कवाई पियो बंदरगाह नाम मिलता है। ये दोनों बंदरगाह इनसे छीन लिए थे। फिर यहाँ एक बंदरगाह पड़ता है जिसको नाम दिया था कोलंबो, एक ये बंदरगाह ले लिया था। एक यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है, एक यहाँ बंदरगाह पड़ता है जिसको बोलते हैं जुबेती बंदरगाह। अब इस प्रकार की एक योजना बना रहा है चीन कि हम धीरे धीरे बांग्लादेश को क्या कर ले, हिंद महासागर के अंदर इस भारत को घेर लेंगे, और अगर ये कभी मलक्का जल संधि से कह रहा होगा तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई,
इस प्रकार के खूब सारे नाम मिलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑफ पायरल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पायरल्स जो है वो एक प्रकार से चीन की एक नीति है, चीन की एक पॉलिसी है या चीन की एक नीति है जो क्या करती है, हिंद महासागर के अंदर घेरने का काम करती है। चीन की एक नीति है जो भारत को क्या कर रहा है कि भारत को हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर के अंदर घेरने का काम करती है कि भाई इनको घेर लेंगे और कभी आवश्यकता पड़ी तो हम भारत को पछाड़ भी देंगे। इसके लिए इन्होंने खूब सारे बंदरगाह खरीदे, किसी से उधार लिए, किसी से किराए पर लिए, किसी से लोन देकर के लिए, लेकिन इन्होंने बंदरगाह खूब सारे लिए थे। सबसे पहले एक बंदरगाह लिया था इन्होंने ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह किससे लिया था? पाकिस्तान से लिया था। फिर नंबर 2 पर बंदरगाह लिया था इन्होंने हेमवन टोटा बंदरगाह। हेमन टोटा बंदरगाह कहाँ से लिया था? हेमन टोटा बंदरगाह लिया था इन्होंने श्रीलंका से। फिर इसके बाद में इन्होंने बांग्लादेश से एक बंदरगाह लिया था जिसको बोलते हैं चिटगोंग बंदरगाह, चिटगोंग बंदरगाह। और ये जो बंदरगाह है ये लिया, और चिटगोंग बंदरगाह लेने के बाद में ये गए म्यांमार के पास में, और धीरे धीरे म्यांमार वालों को इतना सेट किया कि उन्होंने एक तो दे दिया उनको कोको बंदरगाह कि कोको बंदरगाह आप यूज कर लो, एक और बंदरगाह दे दिया था जिसको बोलते हैं कवाई पियो बंदरगाह। ये दोनों ही इन्होंने म्यांमार से ले लिए थे। फिर ये गए श्रीलंका के पास में, और श्रीलंका के पास में जाने के बाद में उनको कहा था कि म्यांमार वालों ने 2 दे दी तो आप भी 2 दे दो। तो एक कोलंबो बंदरगाह किससे ले लिया था? कोलंबो बंदरगाह ये ले लिया था इन्होंने वापस श्रीलंका से। फिर इन्होंने एक जुबैती से कांटेक्ट किया कि हमें एक बंदरगाह चाहिए। जुबैती ने कहा पढ़ाई ले लो। उनसे एक बंदरगाह लिया तो उनका नाम था, जुबैती देश से लिया था इसलिए इसी को जुबैती बंदरगाह बोलते हैं। और ये जो है वो भारत को घेरने के लिए बनाई गई थी। भारत ने भी इनके क्वांटर अटैक के लिए इस ग्वादर बंदरगाह के लिए ईरान से कांटेक्ट किया और उनसे कहा गया कि हमें चवाहार बंदरगाह चाहिए, चवाहार बंदरगाह। तो भारत ने ये बंदरगाह किससे लिया है? ईरान से लिया है। ले कौन रहा है? भारत, ताकि वो ग्वादर बंदरगाह है इसकी हरकतों पर नजर रख सके। इसके बाद में हेमन टोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका के पास में, लेकिन कोलंबो बंदरगाह ने श्रीलंका के साथ में अच्छे रिलेशन हुए तो भारत वालों को देने का वादा किया है कि दे देंगे, भारत वालों को दे देंगे। एक इसमें अपन ने चिटगोंग बंदरगाह वालों से बात की बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने कहा कि इनके किराए की अवधि समाप्त हुई, अब हम भारत को देंगे। कोको बंदरगाह के बारे में कह रहे हैं कि ये म्यांमार वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत को दे दे तो दे दे, इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है और जुबैती वालों से अपना कोई कांटेक्ट नहीं है। ये ध्यान देना कि ये चीन की एक नीति थी जो इस प्रकार के काम कर रही थी। ठीक है, उतारो आप इनको। तो ये चीन के विवाद कंप्लीट हुए और इसके साथ ही अपन अपनी क्लास भी पूरी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब बड़े बड़े अपन ने विवाद भी पढ़ लिए, एक बड़े से विवाद पढ़ेंगे बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।